हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हमारा चैप्टर 14 आर्थिक अवधारणाएं व नियोजन कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के तहत हमने भारत में आर्थिक नियोजन साथ ही आर्थिक विकास की विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। बोर्ड परीक्षा में हमारा ये चैप्टर कुल 3 अंकों का है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हमने पढ़ा कि आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि की तुलना में एक व्यापक अवधारणा है। आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय आदि में बढ़ोतरी के साथ साथ शिक्षा व स्वास्थ्य के स्तर में सुधार को भी शामिल किया जाता है। अर्थात आर्थिक विकास राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था की संरचना, संस्थागत ढांचे, तकनीक व सामाजिक दृष्टिकोण में आए अनुकूल परिवर्तन से आर्थिक विकास का संबंध होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक का नाम लिखिए। तो श्री एम विश्वेश्वरैया, जिन्होंने पहली बार भारत में आर्थिक नियोजन को लेकर रूपरेखा प्रस्तुत की, क्या नाम था उनकी पुस्तक का? उनकी पुस्तक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। क्या नाम है पुस्तक का? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका नारा था गरीबी हटाओ, इस योजना को समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? श्री नरेंद्र मोदी जी। इसलिए वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में किसके नेतृत्व में मानव विकास सूचकांक अर्थात HDI विकसित किया गया? तो हमने पढ़ा कि महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, उनके नेतृत्व में मानव विकास सूचकांक विकसित किया गया। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक में शामिल 3 आयाम कौन से हैं? हमने देखा कि 3 आयामों के आधार पर विश्व के देशों को सूचकांक दिए जाते हैं। मानव विकास सूचकांक एक इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो कौन कौन से हैं ये आयाम? ज्ञान, यानी उस देश में शिक्षा के स्तर को देखा जाता है। दूसरा है स्वास्थ्य या जीवन प्रत्याशा, कि यहाँ वहाँ स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, लोगों के जीने की औसत आयु कितनी है। और थर्ड, जीवन स्तर, अर्थात वहाँ के लोगों के रहने का स्तर कैसा है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है। प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी तभी तो लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा होगा। तो कौन कौन से 3 आयाम हुए? ज्ञान, स्वास्थ्य व जीवन स्तर। नेक्स्ट है, नियोजन की कोई 2 घटक बताइए। क्या होते हैं नियोजन के घटक? कि इसमें सुपरिभाषित लक्ष्य व उद्देश्य होते हैं। पहला घटक कि लक्ष्य व उद्देश्य होते हैं, कुछ निश्चित लक्ष्य। सेकेंड, उपलब्ध संसाधनों का अनुमान लगाया जाता है। और फिर संसाधनों का अनुमान लगाकर क्या किया जाता है? प्राथमिकता क्रम में उनका आवंटन किया जाता है। तो ये क्या थे? ये हैं नियोजन के घटक। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन को परिभाषित कीजिए। किसे कहते हैं आर्थिक नियोजन? कि उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का उपयोग करते हुए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का विज्ञान ही आर्थिक नियोजन है। उदाहरण हमने देखा था कि यदि लक्ष्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करना है, तो ये जो निर्धारित लक्ष्य है, इस लक्ष्य को उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हुए प्राप्त करना ही क्या कहलाएगा? आर्थिक नियोजन। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक नियोजन के कोई 2 उद्देश्य बताइए। भारत में जो आर्थिक नियोजन किया गया उसके 2 उद्देश्य थे।
पहला, गरीबी हटाना, रोजगार के अवसर सर्जन करना और इसी के साथ ही आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना। वैसे इसके अलावा भी कई उद्देश्य थे, लेकिन यहाँ 2 उद्देश्य पूछे गए हैं, तो कोई भी 2 हमें लिखने हैं। योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? हमने देखा योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। और इसे कब समाप्त किया गया? योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, नीति आयोग का कोई एक कार्य बताइए। तो नीति आयोग का मुख्य कार्य है कि ये भारत सरकार के लिए थिंक टैंक का कार्य करता है, अर्थात यह सरकार के लिए रणनीतिक एवं दीर्घकालिक नीतियां व कार्यक्रमों का निर्माण करता है। सरकार के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियां व कार्यक्रम का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, सतत विकास या धारणीय विकास या पोषणीय विकास, तीनों का एक ही मतलब है। जब हमने पढ़ा था सतत विकास, धारणीय विकास व पोषणीय विकास, इससे आप क्या समझते हैं? तो हमने देखा ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस तरह से करे कि भावी पीढ़ी को, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उसको अपनी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना पड़े। साथ ही इसमें प्राकृतिक संसाधनों को हानि पहुंचाए बगैर विकास करने पर बल दिया जाता है। क्या होता है भाई धारणीय विकास? धारणीय विकास या सतत विकास, यह ऐसा विकास है जो कहता है कि विकास तो करो, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करो, लेकिन हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो कि प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं हो, क्योंकि जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उनको भी तो अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी है ना, तो उनके लिए भी पर्याप्त संसाधन बचे रहें, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट है, समावेशी विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। समावेशी विकास सबके साथ सबका विकास, इस नारे पर बल देता है। क्या कहता है समावेशी विकास? यह विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें धर्म, जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र आदि के भेदभाव के बिना समाज के सभी वर्गों को शामिल करने पर बल दिया जाता है कि समाज में जो विकास अब तक हो रहा था उससे समाज 2 भागों में बट गया था, अमीर वर्ग और निर्धन वर्ग। अमीर और अमीर होते चले गए, गरीब और गरीब होते चले गए और ये समाज में चौड़ी खाई बन गई। तो समावेशी विकास क्या कहता है कि समाज का जो सबसे निर्धन वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उसको भी विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जाए, उसे भी आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाएं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुवर्ती योजना से आप क्या समझते हैं? अनुवर्ती योजना क्या होती है? सामान्यतः कोई भी योजना एक निश्चित समय अवधि के लिए बनाई जाती है, लेकिन अनुवर्ती योजना ये लगातार चलती रहती है। समय समय पर इसमें योजना की समीक्षा की जाती है, इसे संपादित किया जाता है, कोई इसमें फेरबदल करने होते हैं या संसाधनों का आवंटन में कुछ चेंज करना होता है तो वो इसमें किए जाते हैं। अनुवर्ती योजना में एक चालू योजना को निश्चित समय अंतराल के बाद अद्यतन और संपादित किया जाता है। इसमें चालू योजना के उद्देश्य, अनुमानों, संसाधन आवंटन और योजना की समय अवधि को परिवर्तित करने की लोचशीलता होती है। अर्थात इसमें समय समय पर देखा जाता है कोई योजना चल रही है तो कि ये योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त कर भी पा रही है या नहीं, इस योजना का क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर उनको लगता है नहीं हो रहा तो उसमें फिर परिवर्तन भी कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 12वीं योजना की अवधि व लक्ष्य बताइए। तो 12वीं योजना सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना रही, क्योंकि हम देखते हैं योजना आयोग समाप्त हो गया और उसकी जगह पे नीति आयोग की स्थापना हो गई।
तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि अगर हम देखें तो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक इसकी अवधि रही। 1 अप्रैल 31 मार्च भारत का ये वित्तीय वर्ष होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। इस योजना का लक्ष्य था अधिक तीव्र गति से विकास करना, समावेशी विकास करना और धारणीय विकास करना। बहुत ही अच्छा है ये, मतलब इसका लक्ष्य जो रखा गया 12वीं योजना का, समावेशी विकास, सभी लोगों का विकास हो, धारणीय विकास हो, भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाए और तेज गति से विकास किया जाए। तो ये हमें ध्यान रखना है 12वीं योजना की अवधि व लक्ष्य। तो बच्चों, हमारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आपको अच्छे से ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।